Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to start a new chapter that is भारत में राष्ट्रवाद। और इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं, दैट मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे सत्याग्रह का विचार और सत्याग्रह क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत में किस ईयर में कौन कौन से सत्याग्रह किए गए और क्यों किए गए, और एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रॉयल एक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उस पूरे चैप्टर को 3 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं टारगेट करती हूँ कि इस वीडियो में मैक्सिमम 100 लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, 100 लाइक्स होने चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। तो भारत में राष्ट्रवाद यानी कि किस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, किस तरह से हमारे भारत में लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना आई, एकता की भावना आई, किस तरह से उनके बीच विकसित हुई, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ एक तरह से कुछ पिछले जो भी इम्पोर्टेंट है जिससे कि इस चैप्टर को हम लोग जोड़ सकें उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात ये है कि 60,008 यानी कि 1608 में क्या हुआ था। 24 अगस्त 1608, ठीक है, 1608 को सूरत में जो हमारे ब्रिटिश थे वो भारत में उतरे। ठीक है, 1908 में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो भारत में आए थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच मतलब एक तरह से प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप बहुत 11th-12th की क्लास में पढ़ेंगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच लड़ा गया और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। एंड देन 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया, और उसके बाद हम लोग रह रहे थे अपने राष्ट्र में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ रोचक तथ्य यानी कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो क्लाइमेट एटली थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, एट दैट टाइम जो हमारे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लाइमेट एटली थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा इसका नारा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने शरफ फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, ठीक है, उसका नारा दिया। और भगत सिंह ने क्या दिया, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं कौन सा नारा किसने दिया। तो आपको याद हो गया होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा दिया, उन्होंने स्वराज के लिए किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अब हमारा है राष्ट्रवाद का अर्थ। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं, और कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। तो भारत में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध प्रकार की जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, एक तरह से भाषाई के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से इनका जो एक तरह से राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विरासत है वो उसमें साझा करते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या करते हैं, जो ये अलग अलग लोग रहते हैं उनको एक मतलब राष्ट्र के प्रति क्या करते हैं, एक सूत्र में बांधे रहते हैं। इसी का मतलब होता है राष्ट्र ने कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक यानी कि भारत में किस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, उसका क्या कारण है, क्या कारक, कौन कौन से कारक हैं। तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यूरोप में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आई
थिंक टर्म 1 में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया था, किसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं किस तरह से, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना से ज़्यादा की जो हमारे भारत में थे उसमें भारत के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई थी। भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशकों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा था, कुछ आंदोलन हुए थे, ठीक है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ इससे कारक की जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हुई, विकसित हुई, ठीक है। तो ये 2 कारक हैं जो कि मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें नहीं दी गई है। ये बाहर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाहरी जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, अलग अलग जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए हमारी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कौन कौन सी कारक हैं। तो आप पहले बताएंगे यूरोप में और भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशकों में। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध तक ही हम लोग अब आज जानेंगे, खिलाफत और असहयोग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत में प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ, मैं कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 तक लड़ा गया, ठीक है, 1918 तक लड़ा गया था। और इसमें लोग मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र दोनों में डिवाइड हो गए थे। मित्र राष्ट्र में कुछ देश थे, ध्रुवी राष्ट्र में कुछ देश थे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आई थिंक 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे प्रथम विश्व युद्ध। तो मित्र राष्ट्र में जैसे हमारा ब्रिटेन आ गया, फ्रांस, रूसी साम्राज्य। ध्रुवी राष्ट्र में जैसे हमारा आ गया जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, कुछ पावरफुल देश थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो हमारा भारत में किस तरह से प्रभाव पड़ा, तो प्रथम विश्व का जो भारत में पहला जो प्रभाव ये पड़ा कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, ठीक है। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसकी भरपाई के लिए कर्जे लेकर करों में वृद्धि करके, ठीक है। तो पहला टॉप पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण नई आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। तो अगर हम लोग बात करें कि आर्थिक और राजनीतिक कौन कौन सी चीज़ें हुई, तो पहला हमारा आ गया रक्षा व्यय में, ठीक है। रक्षा व्यय यानी कि जो हमारा रक्षा बजट होता है उसमें काफ़ी भारी मात्रा से बढ़ोतरी, यानी कि काफ़ी भारी रक्षा व्यय में काफ़ी भारी इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। और जिसकी भरपाई के लिए इस व्यय की भरपाई के लिए क्या लिया गया, कर्जे लिए गए। किस नाम पर, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि की गई। सेकेंड हमारा है सीमा शुल्क बढ़ा दिया, यानी कि जो हमारे एक देश से दूसरे देश जो आयात निर्यात की जाती हैं चीज़ों का, वस्तु का, ठीक है, जो व्यापार होता है उसको बढ़ा दिया गया। और आयकर शुरू किया गया। आयकर का मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो टैक्स, ठीक है, टैक्स, उसे हम लोग कह सकते हैं, आयकर कहते हैं। ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों को जबरन भर्ती, यानी कि युद्ध के दौरान जो गांव में सिपाही थे उनको जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण जो ग्रामीण इलाके में काफ़ी व्यापक गुस्सा था लोगों में कि जो जबरन भर्ती की जा रही थी, ठीक है। उन्हें युद्ध में घसीटा जा रहा था, युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसके कारण लोगों में काफ़ी व्यापक गुस्सा था, ठीक है। और फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी, ठीक है। तो 1919 और 2021 में जो देश के बहुत सारे हिस्सों में ना फसल ख़राब हो गए थे, तो जिसके कारण जो हमारे खाद्य पदार्थों में काफ़ी भारी इजाफा हुआ। जो भी हमारी रोटी, जितनी भी चीज़ हमारी जो खाद्य पदार्थ उसमें काफ़ी भारी अभाव हुआ। और साथ ही साथ उसी समय हमारी प्लेग की महामारी आ गई थी, जिसके कारण कई लोग, मतलब बहुत ही बड़ी जनसंख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है। फ्लू की महामारी तथा अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और साथ ही साथ युद्ध के दौरान कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, कि मैं इसके साथ स्टॉप पॉइंट्स में नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि 1913 से 1918 के बीच जो कीमतें थी वो 2 गुनी हो चुकी थी। और जिसके कारण जो आम लोग थे वो मतलब उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका जो एक तरह से एक तो फसल ख़राब हो गई थी, साथ ही साथ महामारी हो गई थी, उनको खाने के लिए मतलब खाने का कुछ भी नहीं था कि वो क्या खाएंगे। और एट दैट टाइम कर में वृद्धि की गई, ठीक है। लोग मतलब कर कैसे दे पाए जब वो खुद ही नहीं एक तरह से परेशान है, तो वो किस तरह से कर दे सकते हैं। वो उनके खुद की 2 रोटी का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो
मतलब एक तरह से काफ़ी मतलब एक तरह से भारत में काफ़ी भारी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभाव पड़ा, ठीक है, लोगों में, ठीक है। अब हमारे महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे? तो महात्मा गांधी जनवरी 1915, ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में उसके पहले वो थे, तो 1915 में भारत लौटे थे। तो वहाँ पे 1893 में आपको जो भी डेट्स बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें पढ़ लीजिए आप लोग। तो 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका में आए थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। तो उन्होंने वहाँ पे जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ क्या किया, नस्लवादी, ठीक है, जो वहाँ पे ब्लैक लोग थे, ठीक है, काले लोग थे, उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। तो उन्होंने नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, ठीक है, नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। और उन्होंने जन आंदोलन की नई पद्धति का एक तरह से जो नस्लवादी शासन था उसका मुकाबला किया और उन्होंने सत्याग्रह का विचार लाया अपने साथ। तो भारत में उन्होंने क्या लेकर आया? भारत में उन्होंने सत्याग्रह का विचार लाया। सत्याग्रह का विचार क्या कहता है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, काफ़ी ईजिली मतलब पॉइंट में दिया गया है कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी दूसरे से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही भी सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हिंसा करें, ज़रूरी नहीं आप दूसरे के साथ अन्याय करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये है सत्याग्रह का विचार। और उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़ कर उसे सच्चाई को सिर्फ वो उसकी मतलब जो दूसरा जो कि आप पर विरोध कर रहा है उसको उसकी सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रेरित किया जा सकता है। किस तरह से? सत्याग्रह के विचार से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सत्याग्रह जो होता है, ठीक है, सत्याग्रह ये हमारा एक पल होता है। इसको क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरोध। सत्याग्रह क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध। तो महात्मा गांधी का जो मानना था कि अहिंसा का जो यह धर्म है, ठीक है, जो हम लोग ये सत्याग्रह लेकर आए हैं, वो सभी भारतीय जितने भी भारतीय हैं उन्हें क्या कर सकता है? एकजुट कर सकता है। क्या कर सकता है? एकजुट कर सकता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म जो है वो सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए कुछ सत्याग्रह हैं, जैसे कि 1917 में चंपारण में हुआ था बिहार, ठीक है, 1917 में ही हुआ था खेड़ा में, एंड 1918 में हो रहा था अहमदाबाद में। तो 1970 में जो हमारा चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ पे क्यों हुआ था? तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक व्यवस्था लागू की थी, दैट इज़ कॉल्ड एज तीन कठिया व्यवस्था। तो इस व्यवस्था के मुताबिक, यानी कि इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी किसान हैं वो अपने भूभाग का 15% हिस्सा उस पर किसकी खेती करेंगे? नील की खेती करेंगे। अब जो वो नील की खेती करते थे उससे उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता था। उनकी जो ज़मीन थी वो बंजर हो जाती थी, उनकी ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती थी, जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करें, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ज़बरदस्ती खेती कराया जा रहा था। तो इस तरह से इसके खिलाफ संघर्ष की यह प्रणाली थी। 1917 में खेड़ा में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे हुआ था कि जो फसल ख़राब हो गई थी, लेकिन महामारी हो गई थी, उसके कारण जो किसान थे वो राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे और वो राजस्व वसूली में ढील देने की मांग कर रहे थे कि थोड़ी सी ढील दी जाए, ठीक है। उनसे जो कर लिया जाता था उसमें थोड़ी सी करों में वृद्धि की गई थी, तब उनका ये मानना था कि जो कर है थोड़ी सी मतलब घटा दिया जाए। अहमदाबाद में जो हमारा गुजरात में ही होता है, गुजरात में ही पड़ता है, मतलब वो 1918 में हुआ था कि जो कपड़ा कारखानों में जो काम करने वाले मजदूरों के सम्मति, यानी कि जो कपास मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उनका वेतन बढ़ाने के लिए, ठीक है। उनका जो बोनस उनको नहीं मिलता था, ठीक है, उनका जो एक तरह से वो काम तो करते थे लेकिन उनको उस काम के अकॉर्डिंग उनको वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है, उनको वेतन काफ़ी कम दिया जाता था, जिसके कारण उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो सही से नहीं बीत रही थी, ठीक है। तो ये रहे 3 आंदोलन जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में कि भारत में महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन किए। तो आप ये 3 टॉपिक्स जो कि 3 पॉइंट्स हैं उसको लिख सकते हैं एंड आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर का आता है तो आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, बट आप इसको लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज रॉलेट एक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून।
इस कानून के चलते इसका मतलब क्या था कि फरवरी 1919 में जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने रॉयल एक्ट पारित किया और एक तरह से भारतीय इस जो ये अधिनियम था उसका विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद जो हमारे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से, ठीक है, इस अधिनियम को यानी कि रॉयल एक्ट अधिनियम को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया था। ठीक है, काफ़ी जल्दबाजी में से पारित कर गया था। इसका मतलब क्या था, मोटिव क्या था इस आंदोलन का? तो इसमें था जो सरकार थी उनको राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए काफ़ी भारी शक्तियाँ दी गई। वह किसी भी राजनीतिक कैदियों को राजनीतिक गतिविधियों को दमन करने के लिए उन्हें एक रास्ता उन्होंने अपनाया और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद करने का उनको प्रावधान मिला था, उनको अनुमति दी गई थी। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग एक और जैसे काला कानून कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ऐसा ही कानून था जिसमें कि लोगों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जो थे वो ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, इस आंदोलन को नहीं मानना चाहते थे। ठीक है, एक तरह से अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जो कि 6 अप्रैल को ये साथ शुरू किया गया। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आखिर भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। लोगों ने हड़तालें की, विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आंदोलन शुरू हुआ, दुकानें बंद होकर स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए। ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं और डाकखाने हैं और रेलवे स्टेशन, वहाँ पे क्या किया गया, हमला किया गया। ठीक है, अब क्यों अन्यायपूर्ण है? भारतीयों की नागरिक आज़ादी का प्रहार भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारतीयों का एकजुट विरोध करने के बाद इस अधिनियम को काफ़ी जल्दबाजी में पारित किया गया था, जिसके कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा था। ठीक है, उसको जल्दबाजी में पारित किया गया। ठीक है, तो एक तरह से अन्यायपूर्ण कानून था। तो महात्मा गांधी इस तरह से अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जो कि उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ शुरू किया गया। विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन हुआ, रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद की गई और साथ ही साथ ये भी हुआ कि जो हमारे स्थानीय नेता थे उनको अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक भी दिया गया। ठीक है, जितने भी ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि स्थानीय नेता जो थे अमृतसर से उन्हें उठा लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। और 10 अप्रैल को क्या हुआ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या किया, गोलीबारी किया, जिसके कारण लोगों में क्या व्यापक गुस्सा था। उन्होंने क्या किया, बैंकों में, डाकघरों में और रेलवे स्टेशन पर व्यापक हमले किए गए। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि मतलब एक ये हिंसक होते जा रहा है। ये जो मैंने बताया था, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्य की खोज पर बल देना। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, तो आपको मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप हिंसा करिए। ठीक है, तो जिसके कारण जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ठीक है, क्या होता है मार्शल लॉ लागू करते हैं, जिसमें जो जनरल डॉयल थे उन्होंने संभाला था इस मतलब एक तरह से इस अहिंसा ढंग या इस तरह से जो भी भारतीय लोग बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमले कर रहे थे। ठीक है, तो मार्शल लॉ लागू होता है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 19 मिनट्स की वीडियो ऑब्वियसली हो चुकी है। सो आई होप आपको मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन, खिलाफत का क्या मुद्दा था और किस तरह से शहरों में हुआ, गाँव में हुआ। ठीक है, तो उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन वी विल लर्न अबाउट दिस सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन। ठीक है, एंड देन साइमन कमीशन, जो भी चीज़ें हम लोग 3 वीडियोज़ में इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ कोई टॉपिक छोड़ दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।